ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र लोगों की जागरूकता का तंत्र है। अगर लोग जागरूक होते हैं तो लोकतंत्र से अच्छी व्यवस्था कोई नहीं है, और यदि लोग सोए हुए होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो इससे बुरी व्यवस्था कोई भी नहीं है। पेट भर रहा है तो हमें उन लोगों को भी देखना है जिनका पेट खाली रहता है। अगर हम घर के भीतर छत के नीचे सोते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, तो हमें उन लोगों को भी देखना है जो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर हम बहुत अच्छे कोट पैंट अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें उनको भी देखना है जो चिथड़ों में जीने के लिए मजबूर हैं। देश के नागरिक होने के नाते हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में कहां पर कमी है जिसमें हमारा योगदान जरूरी है। साथियों, लोकतंत्र को कलंकित करने वाले ये अपराधी नहीं है, ये मंत्री का बेटा नहीं है, ये मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाले वे लोग हैं जो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हैं क्योंकि हमने प्रधानमंत्री मोदी को चुना। हम के झांसे में आती है, उससे बचती है, फिर जाति के झांसे में आती है, उससे बचती है, तो फिर धर्म के झांसे में आती है, उससे बचती है भाषा के झांसे में आती है, उससे बचती तो फिर क्षेत्रवाद के झांसे में आती है। भारत की जनता को गुमराह करने के लिए एक नहीं बहुत सारे एजेंडे हैं। जितनी विविधताओं से भरा यह हमारा देश है, उतने ही खतरे इसके लिए मौजूद हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, सत्ता का वैसीपन आम जनता के लिए कितना घातक हो सकता है, यह हम लखीमपुर खीरी की घटना से देख सकते हैं, जान सकते हैं। साथियों, इस घटना ने न केवल सत्ता के वैसीपन को उजागर किया है, बल्कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी तरफ जनता अंतिम आस के तौर पर देखती है, जब लोकतंत्र के सारे स्तंभ एक एक करके बिखर रहे हों, जनता से विश्वासघात हो रहा हो, तब उस समय एकमात्र जनता का साथ देने वाला चौथा स्तंभ ही कहा जाता है। लेकिन जब ये चौथा स्तंभ भी उन तीन स्तंभों की तरह बिखर कर गिर जाए, चूर हो जाए, विश्वासघाती हो जाए, तो जनता का क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। साथियों, आज भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, आज उसके अंदर लोकतंत्र के चारों स्तंभ चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। वो तो भला हो उस सोशल मीडिया का जिसके कारण कुछ हद तक यह चौथा स्तंभ अभी भी बचा हुआ है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि इस चौथे स्तंभ का जो एक ये भाग है सोशल मीडिया, इस पर अभी पूरा देश आधारित नहीं है। अभी भी पूरे देश का बहुत बड़ा हिस्सा उस मीडिया को देखता है, उस झूठी गोदी मीडिया को देखता है, जिसका आज लोकतंत्र के रूप में विखराव हो गया है। लोकतंत्र से उसका कोई नाता नहीं है। और साथियों, सत्ता का जो वैसीपन होता है, कल तो उसने सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि लोकतंत्र के जिस चौथे स्तंभ की मैं बात कर रहा हूं, उस स्तंभ पर, उसके एक हिस्से पर, एक बड़े हिस्से पर, जिससे कि देश का बहुत बड़ा जनमानस जुड़ा हुआ है, उस पर तो पहले ही इस सत्ता पर काबिज लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनकी मनमर्जी से वहां न्यूज चलती है, उनके मनमर्जी से रिपोर्ट प्रसारित की जाती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इन सत्ताधारियों ने अपना कब्जा जमा लिया और इसको कल पूरे दिन बंद रखा। हम ये इस प्रकार देख सकते हैं कि सत्ता में जब गलत लोग पहुंच जाते हैं तो किस प्रकार, चाहे वो लोकतंत्र जैसी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, वह लोगों के लिए ही घातक सिद्ध होने लगती है। अभी भी इस सत्ता में काबिज लोगों के अंधभक्त मौजूद हैं और वे किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन साथियों, हमारा यहाँ पर आशय उन लोगों को किसी भी प्रकार से मनाना नहीं है कि वे लोग मान जाएं। हमारा उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है जो अंधभक्त नहीं है, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग ये जान चुके हैं कि ये सत्ताधारी इस देश को खाए जा रहे हैं। ये जो सत्ता में, जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से इस देश का कल्याण नहीं चाहते हैं, इस देश के लोगों का भला नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को मंत्री के बेटे के द्वारा कुचला गया, वह तो सत्ता का वहसीपन बहुत बड़ी हद तक दिखाता है। क्योंकि अगर कोई मंत्री होता और उस मंत्री के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता, तब भी कुछ हद तक समझ में आता कि भाई वो चलो उसके पास पावर है। लेकिन मंत्री का बेटा, उसकी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, वह
कुछ भी इस देश में हैसियत नहीं रखता है और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र कितने बड़े खतरे में है। साथियों, अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र लोगों की जागरूकता का तंत्र है। अगर लोग जागरूक होते हैं तो लोकतंत्र से अच्छी व्यवस्था कोई नहीं है, और यदि लोग सोए हुए होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो इससे बुरी व्यवस्था कोई भी नहीं है। और इस बात के दर्शन हमें आजकल हो रहे हैं, क्योंकि लोग सोए हुए हैं, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने मीडिया पर कब्जा कर लिया, और मीडिया पर कब्जा करके अब वो इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके तारीफों के पुल लगातार दिन रात बांधते रहते हैं, और उनको जनता देखती है, और वो जनता क्योंकि सोई हुई है, वह जानकारी नहीं रखती है अपने अधिकारों के प्रति, वह जानकारी नहीं रखती है कि किस प्रकार उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह उन एडवर्टाइजमेंट, वह उन खबरों के बहकावे में आ जाती है और फिर दोबारा से उन्हीं लोगों को चुनने के लिए मजबूर हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि आज जो हमारा वोट का अधिकार है उस पर इस जो मीडिया या कहें कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसके द्वारा इन लोगों ने इस पर कब्जा जमा लिया है। अब यह वोट का अधिकार कहने के लिए हमारा है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क पे जब ये छा गए हैं मीडिया के द्वारा, तो उस वोट पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि अब हम अपना जो वोट देने का निर्णय है वो मीडिया द्वारा प्रसारित की गई रिपोर्ट्स और खबरों के आधार पर ले रहे हैं। अब हमारी जिंदगी में पीछे क्या घटनाएं घटी हैं उसको हम भूल जाते हैं। यह उसी तरह से होता है जिस प्रकार एक बार स्टालिन रूस की संसद में गया और वहां के लोगों के सामने उसने एक प्रदर्शन किया छोटा सा। उसने यह दिखाया कि किस प्रकार से वह एक मुर्गे को लेकर आया और उसने मुर्गे के सारे पंख नोच दिए, और मुर्गा जो है जब उसके पंख नोचे जा रहे थे तो वह तड़पड़ा रहा था। स्टालिन ने उस मुर्गे को नीचे छोड़ा और उसने अपने हाथ में दाने ले लिए कुछ, और दाने लेकर जो है वह बिखेरता हुआ चला जा रहा था आगे। और वह मुर्गा जो कि अभी तड़पड़ा रहा था, अभी तड़प रहा था अपने पंखों को तोड़े जाने से, वह मुर्गा उन दानों को खाने के लिए स्टालिन के पीछे पीछे चलने लगा। तो साथियों, स्टालिन ने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। यही उदाहरण जो है पूरी दुनिया में कहीं भी लागू हो सकता है। भारत के संदर्भ में तो ये बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही खतरनाक तरीके से लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता फ्री के झांसे में बहुत जल्दी आ जाती है। फ्री के झांसे में आती है, उससे बचती है, फिर जाति के झांसे में आती है, उससे बचती है, तो फिर धर्म के झांसे में आती है, उससे बचती है भाषा के झांसे में आती है, उससे बचती है तो फिर क्षेत्रवाद के झांसे में आती है। भारत की जनता को गुमराह करने के लिए एक नहीं बहुत सारे एजेंडे हैं। जितनी विविधताओं से भरा यह हमारा देश है, उतने ही खतरे इसके लिए मौजूद हैं। साथियों, हमें यह समझना चाहिए, हमें लखीमपुर खीरी की घटना से यह समझना चाहिए कि हम जब वोट देने जाते हैं तो वोट किसको दे रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा संविधान हमें वोट देने के लिए अधिकार देता है, तो वह वोट देने का अधिकार हमें किसको चुनने के लिए देता है? क्या किसी पार्टी को चुनने के लिए देता है? क्या किसी जाति को चुनने के लिए देता है? क्या किसी धर्म को चुनने के लिए देता है? साथियों, हमारा संविधान हमें वोट का अधिकार देता है अपने लिए उचित, ईमानदार, निर्भय प्रत्याशी चुनने के लिए, जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, ऐसा प्रत्याशी चुनने के लिए। वह एक समाज सेवक हो, वह समाज के बारे में चिंतन करता हो, वह एक ईमानदार व्यक्ति हो, उसका संपत्ति, धन, लोलुपता से बिल्कुल भी संबंध ना हो, जो कि बहुत कम साधनों में भी अच्छा जीवन जीने का इच्छुक हो या जीता हो। ऐसे सिंपल साधारण व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। लेकिन क्या हम आज ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभाओं और संसद में भेजते हैं? साथियों, अगर हम ऐसे लोगों को जो अपने बीच में से हम लोगों को चुनकर संसद और विधानसभाओं में नहीं भेजते हैं, और हम करोड़पति, अरबपति और उन लोगों को चुनकर भेजते हैं जो हमारे बीच में कभी थे ही नहीं और ना कभी हमारे बीच में रहेंगे, इस बात का सबसे बड़ा दोषी हम हैं और सिर्फ हम हैं। साथियों, हमें लोकतंत्र को अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को कलंकित करने वाले ये अपराधी नहीं है, ये मंत्री का बेटा नहीं है, ये मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाले वे लोग हैं जो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हैं क्योंकि हमने प्रधानमंत्री मोदी को चुना। हम लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं क्योंकि हमने उस मंत्री को चुना, उसके बेटे ने जो दरिंदगी दिखाई, उसका जो कारण रहा वो हमारा वोट ही रहा। साथियों, अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव है, और इस दौरान कई स्टेट्स में चुनाव है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बात आपको समझा पा रहा हूं
उसका जिस्ट यही है, उसका सार यही है कि आप जब भी मत देने जाएं तो आप केवल और केवल प्रत्याशी देखें, प्रत्याशी के गुण देखें, प्रत्याशी की पार्टी को ना देखें। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया, यहां पर लोगों ने गधे को भी जिताकर विधानसभा में भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी झाड़ू के नाम पर या फिर केजरीवाल के नाम पर। उसके अलावा लोगों ने कुछ नहीं देखा कि प्रत्याशी की हैसियत क्या है, प्रत्याशी का सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर ईमानदारी कितनी है, कितना जातिवादी है, कितना वो सांप्रदायिक है, को किसी भी बात से लेना नहीं रहा और सिर्फ मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन्हीं दो मुद्दों पर अपना कीमती वोट वह आम आदमी पार्टी को दे आए और यहां दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की केजरीवाल की सरकार बनाने में उसको सहायता दी। साथियों, आज दिल्ली उस वोट की कीमत को अपने खून पसीने से चुकाने के लिए मजबूर है। दिल्ली में बिजली फ्री कुछ हद तक है, सारी बिजली फ्री नहीं है, एक लिमिट तक फ्री है, उसके बाद फिर वसूली होती है। जो पानी है वो उसकी भी लिमिट है, वह भी किसी हद तक फ्री है। साथियों, उसके बाद तो पे कर ही रहे हैं। इसके अलावा इनके लिए हमें कितना हर्जाना भुगतान करना पड़ रहा है उसके ऊपर भी हमें दृष्टि डालनी चाहिए। मैं ये आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि हम लोग जो अन्य राज्यों में, अब ये जो केजरीवाल जी हैं अन्य राज्यों में भी जाकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक वक्त था जब केजरीवाल जी जो हैं ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगाया करते थे जिसमें लिखा करते थे कि ईमानदार व्यक्ति। आज वह यह पोस्टर नहीं लगाते हैं कि ईमानदार व्यक्ति, क्योंकि वह भी ये जानते हैं कि उन्होंने कितने कुकर्म किए हैं और कितने बेईमान हो गए हैं, जनता से कितना विश्वासघात कर रहे हैं। साथियों, केजरीवाल जी ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए अपना कमिटमेंट किया था जब वे पहली बार सत्ता के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन साथियों, आपको जानकर यह बड़ी हैरानी होगी कि आज दिल्ली में जितने सरकारी स्कूल हैं वहां पर जितने प्रधानाचार्य चाहिए यानी कि प्रिंसिपल्स की रिक्रूटमेंट चाहिए, उसके 50% ही रिक्रूट हैं, उसके अलावा 50% सीटें खाली पड़ी हैं। साथियों, इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जितनी संख्या में टीचर चाहिए वो टीचर्स स्कूल में नहीं है। उनकी जगह पर प्रथमा एनजीओ जैसे जो संस्थाएं हैं उनसे कुछ टीचर्स मंगाकर, जिनको की बहुत ही कम मात्रा में पेमेंट की करनी पड़ती है, उनको वो पेमेंट करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं स्कूलों में, यानी कि वहां पर उनका शोषण कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर लगे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये है कि जितनी तनख्वाह सरकारी टीचर को देनी होती है कहीं ज्यादा कम तनख्वाह में ये टीचर्स उपलब्ध आते हैं। साथियों, ये तो टीचर्स का मामला है। इसके अलावा डीटीसी है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती हुई है, जो कि सरकारी जो कंडक्टर ड्राइवर हैं उसके मुकाबले बहुत कम तनख्वाह पाते हैं और शोषण करवाने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो बहुत बुरी तरह से मजबूर हैं। साथियों, इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में अब जो प्राइवेटाइजेशन है उसको तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि अगर सरकारी पद होंगे तो सरकारी पद पर सरकार को पूरी पेमेंट देनी पड़ती है, पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है। तो साथियों, इस तरह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हम अपने वोट का सदुपयोग करके अपने लिए अच्छी व्यवस्था को ला सकते हैं और किस प्रकार हम अपने वोट का दुरुपयोग करके किसी बुरी व्यवस्था को हम अपने लिए ला सकते हैं। लखीमपुर खीरी की एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे आमने सामने गुजरती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे मन को झकझोर कर रख देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया ताकि आप लोगों को लोकतंत्र के दर्शन करा सकूं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ के दर्शन करा सकूं और लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो कि मीडिया है। और आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में दैनिक जागरण, जिसने की झूठी खबर फैलाई कि किसानों ने मचाया उपद्रव और मंत्री के बेटे की गाड़ी जलाई। साथियों, ये झूठी खबर दैनिक जागरण ने परोसी जनता के सामने। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि गोदी मीडिया यानी कि सारी जो मीडिया है ये बिक चुकी है, बहुत मोटे मोटे दाम ले रही है, एडवर्टाइजमेंट ले रही है सरकार से, तो उसी की तूती बोलती है वहां पर गोदी मीडिया में। तो साथियों, लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जिसने वो वीडियोज कैप्चर किए और वो पूरे देश की जनता को हकीकत बताने में सफल रहे और आज देश की जनता हकीकत जान रही है। साथियों, यह अंधभक्तों का मामला नहीं है, यह हमारा मामला है। ये अंधभक्त वे लोग हैं जो सरकार से किसी न किसी लाभ के कारण चुपके हुए हैं। जैसे ही सत्ता में परिवर्तन होगा इनकी स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा, इनकी पार्टी बदल जाएगी। लेकिन साथियों, आम जनता वहीं की वहीं रहती है। वह सुबह उठती है, शाम को सोती है, पूरे दिन में मेहनत करती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। तो साथियों, हमें इस जनता को देखना है, हमें अपने आप को ही नहीं देखना है, पूरे देश को देखना है। अगर हमारा पेट भर रहा है तो हमें उन लोगों को भी देखना है जिनका पेट खाली रहता है। अगर हम
घर के भीतर छत के नीचे सोते हैं, ऐसो आराम में रहते हैं, तो हमें उन लोगों को भी देखना है जो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर हम बहुत अच्छे कोट पैंट अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें उनको भी देखना है जो चीथड़ों में जीने के लिए मजबूर हैं। साथियों, हमें देश के नागरिक होने के नाते हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में कहां पर कमी है जिसमें हमारा योगदान जरूरी है। साथियों, ये जो सोशल मीडिया है, आप इस पर विश्वास लाइए और यह सोशल मीडिया आपको इसी तरह से सच्ची खबरों से आपको जरूर कराती रहेगी और गोदी मीडिया की बुरी और गलत खबरों से बचाती रहेगी। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।